सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकेश सर नोट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में हम लोग सी टेट के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको ये पीपीटी हमारे टेलीग्राम ग्रुप लोकेश सर नोट्स पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? इन विच स्क्रिप्ट वर अशोकाज इंस्क्रिप्शंस रिटन? ऑप्शन ए आता है हमारे पास संस्कृत, ऑप्शन बी आता है हमारे पास देवनागरी, ऑप्शन सी आता है हमारे पास ब्राह्मी और ऑप्शन डी आता है हमारे पास तमिल। यानी अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखवाए थे वो किस स्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर रहेगा इसका ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही आंसर रहेगा ब्राह्मी लिपि। अशोका के बहुत सारे शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। जिस उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो कंधार है उसके अंदर जो अशोका के शिलालेख देखने को मिलते हैं वो लिखे गए हैं मोस्टली हमारे किस भाषा के अंदर? वो लिखे गए हैं हमारे अरमाइक भाषा के अंदर। और वो कहां देखने को मिलते हैं हमें? कंधार के अंदर। उसके बाद अशोका का एक लेख और मिलता है हमें रुमनदेई के अंदर। वो किस भाषा के अंदर लिखा गया है? वो लिखा गया है संस्कृत के अंदर। यानी जो हमें याद रखने हैं, दो याद रखने हैं, जो अरमाइक लिपि के अंदर जो अशोका का शिलालेख है वो हमें कहां मिलता है? वो मिलता है कंधार के अंदर। और कंधार कहां है? कंधार है वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद उसके जो संस्कृत लिपि के जो लेख देखने को मिलते हैं वो कहां मिल लेते हैं? वो लेख कौन सी जगह पर मिले हमें? वो मिले हैं रुमनदेई नामक जगह पर। इसके अंदर हमें सिर्फ इतना ही देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 5वीं और 6वीं शताब्दी के अंदर वर्तमान तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए क्या आवश्यक था? यानी 5th और 6th सेंचुरी के अंदर तमिलनाडु के अंदर जो खेती की जाती थी उसके लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या थी इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए आता है सिंचाई के लिए तटबंध बनाना। तटबंध का मतलब होता है बहुत सारे रिजर्वायर्स यानी तालाब बनाना। ऑप्शन बी आता है भूमि पर वनीकरण करना यानी एफोरेस्टेशन, यानी जिस भूमि से पेड़ काट दिए गए हैं वहां पर दोबारा वृक्षारोपण करना, वहां पर दोबारा से वृक्ष उगाना। नंबर सी आता है घास के मैदानों को साफ करना। जो बड़े बड़े घास के मैदान होते थे उस भूमि को साफ करना ताकि वहां पर खेती की जा सके। ऑप्शन डी आता है अधिकारियों को कर का भुगतान करना। यानी जो अधिकारी होते थे जो राजा की तरफ से जो कर वसूलने का काम करते थे उनको कर का भुगतान करना। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए तटबंध बनाना। ऑप्शन सी क्वेश्चन थर्ड आता है हमारे पास, मृतकों को उनकी संपत्ति के साथ दफनाने का सबसे उपयुक्त कारण क्या था? यानी जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, चाहे वो जो इजिप्ट के पिरामिड्स रहे हो या फिर हड़प्पा सभ्यता रही हो, इन सभी नगरों के अंदर जो हमें कब्रगाह मिलते हैं, जो कब्र मिलती है, तो उनके साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि जिस इंसान को दफनाया जाता था उस इंसान के साथ उसका जो सामान होता था वो भी उसके साथ देखने को मिलता था। तो इन ऑप्शंस में दिखाता है ऐसा क्यों होता था। ऑप्शन ए आता है लोग मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। यानी लोगों के अंदर ये धारणाएं हमें देखने को मिलती थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है।
ऑप्शन बी आता है हमारे पास, मृत व्यक्ति की संपत्ति परिवार के सदस्यों द्वारा आवश्यक नहीं थी। यानी एक जो इंसान था अपने उसने पूरे जीवन भर में जो भी पूंजी अर्जित की थी, जो भी उसने सेविंग्स थी, जो भी जितना भी पैसा उसने कमाया था वो परिवार के लिए आवश्यक नहीं होता था। नंबर सी, मृत व्यक्ति की संपत्ति का उपयोग करना अशुभ माना जाता था। यानी जो इंसान मर गया उसकी जो संपत्ति है अगर हम उसका यूज करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। ऑप्शन डी आता है, मृत व्यक्ति की स्थिति और धन का प्रदर्शन करने के लिए। यानी एक इंसान जब मरता था तो वो महिमा मंडन करने के लिए कि इस इंसान ने लाइफ टाइम में इतना पैसा कमाया है, इसे इंसान इतना काबिल तारीफ था। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन आता है वो आता है कि जो लोग थे वो मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। और जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई है उन सब के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि एक इंसान जब मर जाता था तो उसके साथ उसकी सोने देखने को, उस जो सोने की कुछ टंके देखने को मिलते थे, जो सोने के सिक्के होते थे वो देखने को मिलते थे, और भी जो उसका पर्सनल सामान होता था वो भी देखने को मिलता था। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिले हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, और उनके साथ उनके ये जो खाने के बर्तन हैं ये मिले थे। सो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। लघु चित्र छोटे आकार की पेंटिंग होती है। मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स। बी पॉइंट आता है, मिनिएचर्स आर जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। ऑप्शन सी हमारे पास आता है, द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाल्म लीव्स और वुड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिनिएचर्स होते क्या हैं, जो लघु पेंटिंग्स होती हैं वो होते क्या हैं। ये ऐसी कुछ पेंटिंग्स होती थी जो आज के टाइम में हमें देखने को मिलती थी कि जब कोई फॉरेन से आता था, अकबर के दरबार की बहुत सारी जितने भी राजा महाराजा होते थे उन सब के दरबार के ऐसे फोटोज देखने को मिलते थे, क्योंकि पहले के टाइम में कोई कैमरे जैसी चीज तो होती नहीं थी, जो तो मेमोरी बनाए रखने के लिए, भविष्य के लिए ऐसी कुछ पेंटिंग्स बनाई जाती थी। वो जो पेंटिंग्स होती थी उनके जो ऐसे बॉर्डर्स होते थे उन बॉर्डर्स पर चित्रकारी की जाती थी, यानी कारीगरी की जाती थी, उस पर कुछ न कुछ पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और जो आर्टिस्ट होता था वो अपनी जो इतनी भी उसकी कला होती थी वो अपनी पूरी की पूरी कला को बिखेरता था। इन सबको हम लोग मिनिएचर्स बोलते हैं। तो अब हम पॉइंट्स को देखते हैं। लघु चित्र छोटे आकार की पेंटिंग्स होती थी, तो ये भी ऑप्शन भी हमारा ठीक रहेगा। जो लघु चित्र होते हैं, जो मिनिएचर्स होती थी वो हमारे छोटे आकार की पेंटिंग्स होती थी। मिनिएचर्स आर जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर है। पहले जो हमारी पेंटिंग्स बनती थी या तो कपड़े पर बनाई जाती थी या फिर किसी पेपर पर बनाई जाती थी। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। सबसे प्रारंभिक लघु चित्र ताड़ के पत्रों या लकड़ी पर बनाए जाते थे। जब इंसान था अपनी अर्ली स्टेज के अंदर था, जब इंसान का इवोल्यूशन हो रहा था, तो सबसे पहले वो जो पेंटिंग्स बनाता था किस पर बनाता था, ताड़ के पत्रों पर बनाता था। भोपाल के अंदर कुछ गुफाएं देखने को मिलती है जिन्हें हम बोलते हैं भीम बेटा का की गुफाएं। उनके अंदर जो इंसान था, जब इंसान ढंग से बोल नहीं सकता था, उस टाइम की भी कुछ प्री हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल की कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलती है जो इंसान ने अपने हाथ से बनाई हुई है। उसके बाद जैसे जैसे इंसान का इवोल्यूशन होता गया, उसने फिर ताड़ के पत्रों पर पेंटिंग बनानी स्टार्ट की, फिर उसने पेपर का यूज करना, फिर उसने कपड़े पर पेंटिंग बनानी स्टार्ट की। और जब फिर 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास जब पेपर का आविष्कार हुआ, पेपर की डिस्कवरी हुई, तो उसने पेपर पर भी पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। तो ऑप्शन सी है वो भी हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अब। गुरु नानक द्वारा निर्मित पवित्र स्थान को क्या कहा जाता था? जो गुरु नानक महाराज जी थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, किस धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक महाराज ने? उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। उनके द्वारा जो पवित्र स्थान बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए आता है बीजक
ऑप्शन बी आता है खालसा, ऑप्शन सी आता है लंगर और ऑप्शन डी आता है धर्मशाल। सो जो ऑप्शन ए आता है बीजक, बीजक का जो संबंध है वो है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी आता है खालसा। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कब? 1619 के अंदर। सी आता है लंगर। लंगर के बारे में तो हम सब जानते हैं, जितने भी गुरुद्वारे होते हैं उन सब के अंदर जो भोज चलता है, जो फूड की जो पूरी की पूरी व्यवस्था की जाती है, अरेंजमेंट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लंगर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी धर्मशाल। यानी गुरु नानक महाराज ने जिन पवित्र स्थानों का निर्माण किया था उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम धर्मशाल के नाम से जानते हैं। ये कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं धर्मशाल, जहां पर जितने भी सिख समुदाय के लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वहां पर गुरु नानक महाराज की अरदास की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, होल्ट मैकेंजी द्वारा कौन सी नई व्यवस्था तैयार की गई थी? ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलवारी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रैतवाड़ी बंदोबस्त और ऑप्शन डी अस्थायी बंदोबस्त। तो इसको हम लोग एक बार डिटेल्ड में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्थायी बंदोबस्त क्या होता था। 1793 के अंदर लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा ये व्यवस्था शुरू गई थी, जिसमें जो जमींदार होते थे उन्हें ही भूमि का मालिक बना दिया जाता था परमानेंट तौर पर। यानी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कार्नवालिस ने कब की थी? 1793 के अंदर, और जिसमें जो जमींदार होते थे वो ही भूमि के स्थायी मालिक होते थे। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास महलवारी बंदोबस्त, यानी महलवारी सेटलमेंट्स। इनके अंदर क्या होते थे? जो गांव का मुखिया होता था, जो गांव का, यानी आज के टाइम इस तरीके से सरपंच होते हैं, वैसे ही प्राचीन काल के अंदर, जो एंशिएंट टाइम के अंदर, पास्ट टाइम में जो गांव का हेड होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे? उसे हम लोग प्रधान बोलते थे। और जो टैक्स वसूलने का काम होता था, कर वसूलने का काम होता था, वो उसके द्वारा किया जाता था। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स। मद्रास और बॉम्बे के अंदर यह व्यवस्था लागू की गई थी, और जिसमें जो सरकार होती थी वो जो कर वसूलने का काम होता था सीधे तौर पर सरकार के द्वारा किया जाता था। जिस तरीके से महलवारी व्यवस्था के अंदर प्रधान होता था, वो टैक्स कलेक्ट करता था और उसके बाद सरकार को देता था, एक मतलब से बीच में मीडिएटर का काम करता था प्रधान। जो प्रधान था मीडिएटर, उसको बीच से हटा दिया गया, और जो टैक्स वसूलने का काम है अब सीधे तौर पर किसके द्वारा किया जाता था? सरकार के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन डी आता है हमारे पास अस्थायी बंदोबस्त, टेम्परेरी सेटलमेंट। इसमें क्या होता था? इस व्यवस्था को टाइम टू टाइम क्या होता था? जो टैक्स कलेक्ट करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता था, उसे थोड़े टाइम के बाद क्या कर दिया जाता था? अमेंडमेंट किया कर दिया जाता, उसमें संशोधन कर दिए जाते थे। यानी जो ये व्यवस्था थी, ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, एक अस्थायी व्यवस्था थी। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा महलवारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो कैकोलर और देवांग किस क्षेत्र के प्रसिद्ध बुनाई समुदाय थे? यानी कैकोलर और देवांग किस इंडिया की किसी रीजन की जो वेविंग कम्युनिटी होती है, जो बुनकर का काम करते हैं, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, वो इंडिया के किस हिस्से से आते हैं? ऑप्शन ए आता है हमारे पास पश्चिम भारत, ऑप्शन बी आता है हमारे पास पूर्वी भारत, ऑप्शन सी आता है हमारे पास उत्तरी भारत और ऑप्शन डी आता है हमारे पास दक्षिण भारत। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
भारत के संविधान की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? ए ऑप्शन आता है हमारे पास लिक्विड यानी शराब, ऑप्शन बी आता है हमारे पास सोशल प्लानिंग, ऑप्शन बी आता है हमारे पास एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण, और ऑप्शन डी आता है हमारे पास बॉयलर्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो 3 प्रकार की सूची होती है हमारे संविधान में, जो सूची बनाई गई है। पहली सूची होती है जिसको हम बोलते हैं संघ सूची। संघ सूची के अंदर वो सारे मैटर आते हैं, वो सारे विषय आते हैं जिनकी देखभाल, जो सारा का सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी हमारी केंद्र सरकार, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर किया जाता है। तो संघ सूची के अंदर कौन से काम आते हैं? केंद्र सरकार के। उसके बाद आती है हमारे पास राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर क्या आता है? राज्य सूची के अंदर वो काम आते हैं जो एक मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, यानी किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की, राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और तीसरे टाइप की आती है सूची जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर वो मामले आते हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और जो राज्य सरकार है वो भी कानून बना सकती है। बट अगर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी विवाद होता है कानून बनाने को लेकर, तो जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा वही कानून मान्य होगा। यानी समवर्ती सूची के अंदर वो मामले आएंगे जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण। एक्सट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जिस तरीके से विजय माल्या इंडिया के अंदर घोटाला करके लंदन के अंदर भाग गया था, तो लंदन से इंडिया के वापस लाने के लिए जो सारा का सारा काम किया जाएगा, जो एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेडिशन। यानी जब कोई इंसान भारत के अंदर कोई आपराधिक गतिविधि करके, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके बाहर भाग जाते हैं और उनको जो वापस लाने का काम होता है इंडिया के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मोशन ऑफ थैंक्स, यानी जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है इज एड्रेस्ड टू, वो किसको संबोधित करता है? जब लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाता है, वो किसके नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए आता है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी आता है स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का अध्यक्ष, ऑप्शन सी आता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी आता है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट इस टाइम पर हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला जी। और ऑप्शन सी आता है प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी आता है लीडर ऑफ अपोजिशन। सो तो धन्यवाद प्रस्ताव होता है वो राष्ट्रपति के नाम दिया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव के अंदर क्या होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, एक भाषण देते हैं और उसके बाद जो जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार की नीतियां होती हैं, उस पर चर्चा करते हैं और आखिरी के अंदर उसके अंदर क्या की जाती है? उस पर वोटिंग की जाती है और उसके बाद जो प्रधानमंत्री होता है वो धन्यवाद प्रस्ताव देता है और जो अपोजिशन का लीडर होता है वो भी अपना जो उसका ओपिनियन होता है, जो उनकी राय होती है अलग अलग मामलों को लेकर, अलग अलग मैटर्स को लेकर, वो अपनी राय रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सह्याद्री रेंज, यानी जो सह्याद्री श्रृंखलाएं हैं हमारी, उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए आता है हमारे पास निचले हिमालय, ऑप्शन बी आता है शिवालिक, ऑप्शन सी आता है वेस्टर्न घाट्स और ऑप्शन डी आता है ईस्टर्न घाट्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो नियोलिथिक पीरियड था, नियोलिथिक पीरियड यानी जो नवपाषाण युग था, उसके अंदर जो सेल्ट होता था, यानी सेल्ट होता था, वो क्या होता था। एक तोम्ब यानी समाधि होता था, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक घर भी नहीं होता था। कलश को क्या बोलते हैं, अन्न, वो भी नहीं होता था। इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा एक टूल होता था। यानी नवपाषाण काल के अंदर इंसान ने औजारों को बनाना स्टार्ट कर दिया था और धीरे 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 सबसे पहले उन्होंने पत्थर के औजार बनाए और फिर धीरे धीरे जो तांबा होता था, लोहा होता था, उसके औजार बनाए, जिसका इस्तेमाल वो कहां पर करते थे, उसका इस्तेमाल किया जाता था शिकार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो फाउंडेड दी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए आता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग उन्हें लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आता है हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी आता है हमारे पास लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी आता है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जयप्रकाश नारायण जी। एक इंपॉर्टेंट बात जो लाला लाजपत राय जी से संबंधित हमें याद रखनी है कि 1928 के अंदर भारत के अंदर एक कमीशन आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। पूरे देश के अंदर उस साइमन कमीशन का भर भर के विरोध हुआ, जबरदस्त उसके खिलाफ मोर्चे निकाले गए, जबरदस्त उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। क्योंकि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए हुई क्योंकि जो साइमन कमीशन आया था बन करके, उसके अंदर कोई भी भारतीय नहीं था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गोरे यानी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स शामिल थे और इसी चीज को लेकर के लोगों को आपत्ति थी। उस टाइम पर जब इसका प्रोटेस्ट हो रहा था तो लाठीचार्ज हुआ था पंजाब के अंदर और उसी लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द लास्ट रूरल ऑफ द कुषाण एम्पायर। जो कुषाण वंश था, यानी जो कुषाण वंश था, उसका अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए आता है कपिश फर्स्ट, ऑप्शन बी आता है अशोक घोष, ऑप्शन सी आता है वसुदेव सेकंड, ऑप्शन डी आता है विमा कडफिसियस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वसुदेव सेकंड। एक जो कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे महान शासक हुआ है, उसका नाम हमें याद रखना चाहिए। वो कौन हुआ है, वो कनिष्क हुआ है। और जो कनिष्क था वो किस धर्म का अनुयायी था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब कनिष्क ने भारत के, जो उस टाइम पर जो इंडिया एग्जिस्ट करता था, भारत एग्जिस्ट करता था, भारत के एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रीजन के अंदर जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार कियाने में कनिष्क ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो रहेगा हमारा, कनिष्क ने कश्मीर के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यही क्वेश्चन हमने अभी अपनी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। बुद्धिज्म स्प्रेड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कुषाण वंश
कुषाण वंश के टाइम में जो बुद्धिज्म था वो कश्मीर के अंदर फैला था, और किसने फैलाने में मदद की थी उस टाइम पर? कुषाण वंश का शासक कौन था उस टाइम पर? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट इन बोध गया वेयर? बिहार के अंदर महाबोधि टेम्पल है, बिहार के अंदर किस जगह पर? बोध गया के अंदर उसका निर्माण किया गया था। तो उस वो जो जगह है उसकी रिलेवेंसी क्या है हिस्ट्री के अंदर? ऑप्शन ये आता है, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न, गौतम बुद्ध की का वहां पर जन्म हुआ था। तो ये ऑप्शन तो गलत है। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के अंदर लुम्बिनी नामक जगह पर। ऑप्शन बी आता है, गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। बिहार के अंदर बोध गया नामक एक जगह है, वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन दी डैनोबी रिवर? इनमें से कौन सा नगर डैनोबी रिवर पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए आता है हमारे पास बेलग्रेड, ऑप्शन बी आता है हमारे पास बुदापेस्ट, ऑप्शन सी आता है हमारे पास रोम, और ऑप्शन डी आता है हमारे पास वियना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच और इज अ मोनाजाइट? मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए आता है टाइटेनियम, ऑप्शन बी आता है थोरियम, ऑप्शन सी आता है आयरन, और ऑप्शन डी आता है गिरकोनियम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आता है हमारे पास थोरियम। तो जो थोरियम होता है उसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? जो थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाने में या फिर न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, जो भारत का फिजिकल मैप होता है उसके अंदर जो दक्कन के प्लेट होते हैं उनको दिखाने के लिए, यानी जो दक्कन के पठार होते हैं उनको दिखाने के लिए किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन आता है हमारे पास ऑरेंज, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी येलो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा ब्राउन। जो हरा रंग होता है फिजिकल मैप के अंदर उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? उसका इस्तेमाल किया जाता है जो वेजिटेशन होती है, जो वनस्पति होती है, जो हरा भूभाग होता है, जिस भूभाग पर खेती की जाती है उसको दिखाने के लिए ये यूज किया जाता है। यानी यहां पर आप देख सकते हो ग्रीन यानी हरा रंग रिप्रेजेंट्स प्लेन्स एंड डेंस वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, जहां पर खेती की जाती है, जहां पर बहुत सारा हरा रंग का वेजिटेशन देखने को मिलता है। जो ब्राउन रंग होता है यानी जो भूरा रंग होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जो बड़े बड़े पठार होते हैं और जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उनको दिखाने के लिए। उसके बाद आता है ऑरेंज। जो ऑरेंज होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जो इंटरमीडिएट लेवल के, यानी एक तो हो गए बहुत हाईएस्ट लेवल के माउंटेन्स और एक हो गए छोटे लेवल के माउंटेन्स, इनके बीच में जो इंटरमीडिएट लेवल के जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी जो पर्वत टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, चूज द मेजर टू कंट्रोल सोयल इरोजन एंड डेप्लेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग, यानी मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं इनमें से की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम इन चारों टर्म्स को समझते हैं। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग का मतलब होता है जो धरती होती है हमारी जहां पर वेजिटेशन होता है उसको कवर कर देना,
ताकि जो धरती की मिट्टी की नमी है वो कम ना हो, यानी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, इवापोरेशन की प्रक्रिया है, उसका रेट कम किया जाए सके, उस प्रोसेस को स्लो किया जा सके। ऑप्शन भी आता है ओवर ग्रेजिंग, अति चराई, यानी जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं उनमें जो ग्रेजिंग की प्रोसेस है, जो जिस तरीके से हम लोग जो हमारे कैटल्स होते हैं उनको जो चराने की प्रक्रिया होती है वो बढ़ा दी जाए। ऑप्शन सी आता है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती, जो ऊंचे नीचे ऐसे प्लेन्स पर खेती की जाती है जिसे हम सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। और ऑप्शन डी आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग की का मतलब क्या होता है, भूमि के एक भूमि खंड पर एक साथ ही 2 से 3 फसलों को उगाना, ताकि उस मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो सबसे सही ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास वो रहेगा मल्चिंग, यानी अगर हम भूमि खंड को कवर कर देंगे तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, जो इवापोरेशन का रेट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सोइल इरोजन कम होगा और जो मिट्टी की क्वालिटी है, गुणवत्ता, वो बनी रहेगी। फिर उसके बाद ग्रेजिंग अगर हम करेंगे, यानी जो चराई की प्रोसेस है, जो कैटल्स को चराने का काम है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक विशेष स्थान पर बढ़ा दिया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, जो मिट्टी की जो क्वालिटी होगी, वो जो जब किसी प्लेस पर वेजिटेशन बहुत ज्यादा होता है, वनस्पति बहुत ज्यादा होती है, तो वो मिट्टी टाइट होती है, क्योंकि उस वेजिटेशन की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगर चराई की प्रोसेस बढ़ गई, ग्रेजिंग की प्रोसेस बढ़ गई, तो जो वेजिटेशन था वो सारा का सारा खत्म हो गया और जो सोइल का टेक्सचर था, जो मृदा का जो संरचना थी, वो क्या होती है, लूज बन जाती है, जो सोइल होती है वो लूज हो जाती है। इसकी वजह से जो सोइल इरोजन होगा उसकी प्रोसेस बढ़ जाएगी। उसके बाद जो सीढ़ीदार खेती होती है वो भी मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है, और जो इंटरक्रॉपिंग होती है वो भी मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा सेकंड, ए, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच और इज आम, ये तो हो गया था भाई, ये तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। जिस तरीके से हमारी धरती होती है वो अपने एक अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक है, उस अक्ष पर ही घूमती रहती है, उस एक्सिस पर ही घूमती रहती है। उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे दिन और रात होते हैं, जो डे और नाइट की प्रोसेस होते हैं। यानी तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो धरती होती है वो अपने अक्ष पर ही क्या करती है, घूर्णन यानी रोटेशन की प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। सेकंड कंसेप्ट हमें समझना है, जो धरती है वो आसमान के अंदर बिल्कुल ऐसे सीधे तरीके से नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। कितने एंगल पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो इतने भी सीजन के अंदर चेंज आते हैं, गर्मी का मौसम आता है, उसके बाद पतझड़ आती है, उसके बाद सर्दियों का मौसम आता है, किसकी वजह से आते हैं, जो धरती है वो अपने अक्ष पर, वो धरती है वो 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। तो ये तो कंसेप्ट याद रखने हैं। दिन और रात की प्रक्रिया किसकी वजह से होती है, जो धरती है वो रोटेशन करती है अपने अक्ष पर ही, अपने एक्सिस पर ही। और ऑप्शन, और जो सेकंड कंसेप्ट हमें याद रखना है, वो याद रखना है कि जो मौसमों के अंदर है, जो सीजन्स के अंदर परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, वो आते हैं क्योंकि धरती है वो 23.5 एंगल पर ऐसे टिल्ट हो रखी है, झुकी हुई है। तो इसके अंदर यही दोनों स्टेटमेंट दी गई है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। घूर्ण पृथ्वी की अपनी धुरी पर होने वाली गति है, और पृथ्वी की, ऑप्शन भी आता है, पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल के साथ 23.5 डिग्री, ये 33 की जगह 23 आएगा, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, जो कथन ए है वो भी सही है, और जो कथन बी है वो हमारा गलत है। यानी जो पृथ्वी की दूरी है अपने कक्षीय तल पर कितने 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ना कि 23.5
33 डिग्री का, और जो ये एंगल बनाती है उसी की वजह से क्या होते हैं, उसी की वजह से जो सीजन्स होते हैं उनके अंदर चेंज आता है, जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वतन जागरीज वर गिवन बाय अकबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ्स। अकबर द्वारा वतन जागीरें निम्नलिखित में से किस प्रमुख को दी गई थी। ऑप्शन ए आता है हमारे पास सिख, ऑप्शन बी आता है हमारे पास मराठा, ऑप्शन सी आता है हमारे पास सिसोदिया राजपूत, और ऑप्शन डी आता है इंडियन मुस्लिम्स। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो रहेगा सिसोदिया राजपूत। अब ये क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स को समझने की हम कोशिश करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव क्या होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान, उसके लिंग, उसके धर्म, उसका जो खाना है, उसका जो फूड पैटर्न है, यानी कास्ट, सेक्स, रीजन के बेस पर किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो ये तो डेफिनेशन हुई हमारी डिस्क्रिमिनेशन की। फिर आता है इनइक्वालिटी, असमानता। असमानता का मतलब क्या होता है? असमानता का मतलब हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो लड़के होते हैं उनको ज्यादा चांसेस मिलते हैं अपना करियर बनाने के लिए इन कंपैरिजन टू लड़कियां। जैसे लड़कियों की एक पर्टिकुलर एज आती है इंडिया के अलग अलग रीजन के हिसाब से, तो उनकी शादियां कर दी जाती है और उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, इतने अवसर नहीं होते हैं अपना करियर बनाने के लिए। इसको हम बोलते हैं असमानता। ऑप्शन सी आते हैं स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िवादिता। स्टीरियोटाइप्स का एग्जांपल क्या होता है? अक्सर लोगों की ये एक इमेजिनेशन होती है, धारणा होती है कि जो गांव के लोग होते हैं वो अंधविश्वासी होते हैं, उनका जो उनके अंदर इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता, वो अनपढ़ ही होते हैं। तो ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत होती है। गांव के अंदर भी ऐसे लोग देखने को मिलता है जिनके अंदर एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता है, एक वैज्ञानिक सोच, एक वैज्ञानिक तर्क करने की क्षमता होती है। तो ये जो सोच है, ये धारणा है, गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास ही रखते हैं, ये एक स्टीरियोटाइप हो गया। एक स्टीरियोटाइप का और एग्जांपल हम समझ सकते हैं, लड़कियों से एक्सपेक्टेशन की जाती है, लड़कियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, ड्राइंग हुई या फिर लिटरेचर के सब्जेक्ट हुए, इंग्लिश हुई, हिंदी, ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर वो अच्छी होंगे, और लड़के होंगे वो उन सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे होंगे जहां पर मेंटल वर्क ज्यादा है, यानी साइंस के अंदर अच्छे होंगे, मैथ्स के अंदर अच्छे होंगे। यानी जो ये धारणा है कि लड़कियां होंगी वो साइंस और मैथ्स के अंदर अच्छी नहीं हो सकती, वो सिर्फ आर्ट के सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छी होती हैं, और जो लड़के होते हैं वो मेंटल वर्क जहां पर इंक्लूड किया जाता है वहां पर अच्छे होंगे। ये जो धारणा है ये एक स्टीरियोटाइप कहलाती है। उसके बाद आता है प्रीजुडिशियस यानी पूर्वाग्रह, यानी एक धारणा बना लेना फिक्स्ड आपकी भाई ऐसा ही होता है, यानी ये धारणा बना लेना कि जो लड़कियां होती हैं, जो खाना बनाने का काम होता है वो सिर्फ लड़कियों का होता है, यानी जो शेफ इंडस्ट्री होती है, जो शेफ होते हैं वो काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। ये एक पूर्वाग्रह हो गया। एक पूर्वाग्रह ये हो गया कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हो सकती हैं, मेल नहीं हो सकते। ये भी एक क्या हो गया, हमारा पूर्वाग्रह हो गया। सो आई होप आपको ये चारों टर्म्स अच्छे से समझ में आई होंगी। सो ऑप्शन ए आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इनमें से डिस्क्रिमिनेशन का वहां पर आंसर होगा वुमेन नॉट अलाउड टू बी हायर्ड सिंस शी इज स्टार्टिंग ए फैमिली। यानी डिस्क्रिमिनेशन का क्या का उस जो मैसा कॉलम है उसमें क्या आंसर रहेगा, जो महिलाएं हैं वो शादी के बाद यानी प्रेगनेंसी के बाद एक फैमिली स्टार्ट करने के बाद काम पर नहीं जा सकती। ये क्या कहलाएगा, एक भेदभाव, एक डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल कहलाएगा। इनइक्वालिटी का डिफरेंशियल पे फॉर द सेम वर्क। इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल वहां पर क्या कहलाएगा, इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल कहलाएगा यानी एक इंडस्ट्री के अंदर यानी एक स्कूल के अंदर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने का काम दो टीचर्स करते हैं, एक मेल है एक फीमेल है, वहां पर मेल को ज्यादा सैलरी दी जाएगी इन कंपैरिजन टू फीमेल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग बॉलीवुड के अंदर भी देख सकते हैं, जो मेल एक्टर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा पे किया जाता है इन कंपैरिजन टू जो फीमेल एक्ट्रेस होती हैं उनको कम पे किया जाता है। ऑप्शन सी आता है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स यानी गर्ल्स आर गुड एट कुकिंग, जो लड़कियां होती हैं वो खाना बनाने में अच्छी होती हैं। एक स्टीरियोटाइप बना लिया गया है कि
जो खाना बनाने का काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का काम होता। तो ये जो धारणा है ये गलत है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े शेफ्स हुए हैं, शेफ्स हैं जो खाना बनाने का ही काम करते हैं और वो मेल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है प्रिजुडिशियस, यानी पूर्वाग्रह बना लेना, किसी के बारे में पहले से ही एक धारणा रखना कि ये पर्टिकुलर इंसान है, ऐसा होता है, या एक पर्टिकुलर चीज सिर्फ ऐसे ही हो सकती है, यानी एक पूर्वाग्रह बना लेना कि जो गांव के लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वासी होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए, बी एंड सी अबाउट डॉल्फिन्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहां पर डॉल्फिन के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये तीनों स्टेटमेंट हमें कंसाइडर करनी है, यानी देखना है कि ये डॉल्फिन के संदर्भ में ये स्टेटमेंट्स ठीक हैं या नहीं है। ऑप्शन ए आता है डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। भारत के अंदर जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र है उसके मीठे पानी के अंदर डॉल्फिन्स मिलती हैं, तो यह कथन सही है। ऑप्शन बी आता है डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। यह कथन भी सही है, बिहार के अंदर एक डॉल्फिन्स की सेंचुरी एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन सी आता है डॉल्फिन की उपस्थिति नदी के स्वास्थ्य का संकेतक होती है, यानी किसी भी नदी के अंदर डॉल्फिन्स तभी होती है जब उसका पानी साफ सुथरा होता है। जिस नदी के अंदर पोल्यूशन बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, वहां पर डॉल्फिन्स नहीं आती है। बिहार के अंदर अक्सर ऐसा देखा गया कि जब कभी भी कोविड के अंदर दौरान क्या हुआ था, जब पूरा लॉकडाउन हो गया था ना, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब बंद हो गई थी। जो पोल्यूशन था वो बिल्कुल पूरे तरीके से अचानक से रुक गया था, जो पानी था वो एकदम से साफ हो गया था, और वहां पर जो डॉल्फिन्स की प्रेजेंस थी वो बढ़ गई थी। यानी किसी भी नदी का पानी अगर साफ है तो तभी ही डॉल्फिन्स उसके अंदर आएंगी, यानी डॉल्फिन्स की प्रेजेंस, डॉल्फिन्स की उपस्थिति इस बात का संकेतक है कि जो नदी है उसके अंदर प्रदूषण का स्तर है वो बहुत कम है। तो जो कथन सी है वो भी हमारा सही रहेगा। ये हमें याद रखना है कि जो बिहार के अंदर डॉल्फिन्स की सेंचुरी है उसका नाम क्या है? विक्रमशिला। क्या नाम है उस सेंचुरी का? विक्रमशिला। और कहां पर स्थित है बिहार के अंदर? बिहार के अंदर भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो बायोगैस होती है, यानी जो बायोगैस होती है उसके अंदर जो जो पूरे का पूरा जो बायोगैस होती है वो किन गैसों का मिश्रण होती है, किन 2 गैसों को मिलाकर बनाई जाती है? ऑप्शन ए आता है हमारे पास मीथेन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आता है मीथेन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी आता है मीथेन एंड हीलियम, और ऑप्शन 4 आता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो बायोगैस बनाई जाती है वो बनाई जाती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी एक मिक्सचर होती है बायोगैस। कंसाइडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये 2 स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहली स्टेटमेंट आती है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, यानी जितने भी संसाधन जो धरती पर एग्जिस्ट करते हैं उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है कि हम उन्हें पैसे के उसमें तोल सकते हैं, उनका एक आर्थिक मूल्य है। तो ये जो कथन है ये कथन क्या है हमारा? गलत है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज जैसे फ्रेश एयर, ताजा हवा, उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। ऑप्शन बी आता है हमारे पास टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्सेज। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक जो किसी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। तो ये जो कथन है ये कथन हमारा सही रहेगा। इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लगभग 1800 शताब्दी के आसपास है सबसे पहले हमें कच्चा तेल मिला था। ठीक है। उससे पहले
वो जो कच्चा तेल था वो एग्जिस्ट करता था, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही जब इंसान के पास इतनी नॉलेज हो गई, उसे विज्ञान का ज्ञान हो गया, तभी वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाया। यानी जो टाइम होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी। अब हमें ये तो पता चल गया ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उस क्रूड ऑयल का हम लोग करेंगे क्या? बेसिकली जो हमारे पास कच्चा तेल होता है ना, वो कच्चा तेल एक मिक्सचर होता है। उस कच्चे तेल से हम लोग अलग से डीजल बनाते हैं, अलग से पेट्रोल बनाते हैं, अलग से जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम के, जो कच्चे तेल के, वो उससे अलग किए जा सकते हैं। भाई अब इस सारे काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो उस क्रूड ऑयल का हम लोग करेंगे क्या? वो हमारे लिए एक संसाधन बन ही नहीं पाएगा, उसका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं होगा। यानी कोई एक चीज है, उसको हम लोग एक यूजफुल सब्सटेंस में, एक लाभदायक वस्तु के अंदर परिवर्तित अगर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी कोई भी आर्थिक वैल्यू, उसकी कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू हम लोग नहीं लगा सकते। यानी कोई भी चीज तभी एक महत्वपूर्ण संसाधन बन सकती है जब हम उसका आर्थिक तौर पर फायदा उठा पा रहे हैं। और उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए चाहिए हमें टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसके दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, वो दो टाइप के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं गैर परंपरागत संसाधन, और जो ये तो होता है फर्स्ट टाइप, और सेकंड होता है परंपरागत संसाधन। परंपरागत मतलब कन्वेंशनल सोर्सेज। अब समझते हैं परंपरागत संसाधन कौन से होते हैं। परंपरागत संसाधन वो होते हैं जिनका हम लोग बहुत लंबे समय से, प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो लकड़ी होती है, उसका हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। जो जंगल से जो इंसान होते थे आज से 3-4 हजार साल पहले, 4 हजार साल पहले, वो करते क्या थे? जंगल से लकड़ियां काटते थे और उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते थे। जो और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे गांवों के अंदर आपने देखा होगा, हरियाणा के अंदर उनके लिए एक वर्ड टर्म यूज की जाती है जिनको हम लोग उपले बोलते हैं, जो गोबर होता है उनसे बनाए जाते हैं। वो भी एक क्या है? परंपरागत संसाधन के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं ईंधन के रूप में। यानी परंपरागत संसाधन वो संसाधन हुए जिनका इस्तेमाल हम लोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं गैर परंपरागत संसाधन, जो अभी इस इंसान ने अभी जस्ट इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। गैर परंपरागत संसाधन का एग्जाम्पल कौन होगा? गैर परंपरागत संसाधन का एग्जाम्पल आएगा हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी आ गई। जो गोबर गैस प्लांट होता है वो गैर परंपरागत संसाधन का एग्जाम्पल हो गया। जो विंड मिल से, जो बड़ी बड़ी पवन चक्कियां होती हैं, उनसे हम लोग जो एनर्जी बनाते हैं, वो गैर परंपरागत संसाधन का एग्जाम्पल हो गया। जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उनसे हम लोग बिजली बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो भी क्या हो गया? गैर परंपरागत संसाधन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें हमें यही बताना है एक, जो इनमें से कौन सा ग्रुप है जो परंपरागत संसाधन को रिप्रेजेंट करता है। कोयल, फायरवुड, बायोगैस। कोयला है, उसे हम बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, परंपरागत हो गया। फायरवुड ये भी, पर जो बायोगैस है वो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि जो बायोगैस है वो एक गैर परंपरागत संसाधन है। हाइडल पावर, हाइडल पावर का मतलब होता है जो हम लोग बिजली बनाते हैं पानी से, ये भी
एक नए टाइप की एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी। जो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है धरती के अंदर से जो स्टीम निकलती है, उस स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है जो टरबाइन होते हैं उनको घुमाने के लिए, और टरबाइन घूमते हैं और उन टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी कन्वेंशनल एनर्जी का टाइप हो गया। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी मतलब जो ज्वार भाटा आते हैं, उस ज्वार भाटे का जो पानी होती है, जो लहरें उठती हैं, उसके बाद वो नीचे गिरती हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है किसको, टरबाइन को घुमाने में, और वो जो टरबाइन घूमता है तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये भी क्या हो गया, कन्वेंशनल सोर्सेज हो गया। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन हो गया न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक नई टाइप की एनर्जी है, ये भी कन्वेंशनल में, ये भी इनकन्वेंशनल में आए, गैर परंपरागत में आएगा। उसके बाद सोलर एनर्जी, ये भी गैर परंपरागत में आएगा। और हाइडल पावर, ये भी गैर परंपरागत में आएगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फोर्थ, तेल। तेल का इस्तेमाल हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, नेचुरल गैस और फायर वुड। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जब इंडिया के अंदर शाम के 5:30 बजते हैं, तो लंदन के अंदर 11:30 बजते हैं दोपहर के। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। ठीक है, टाइम डिसाइड किया जाता है। अब टाइम को डिसाइड करने के लिए आधार क्या होगा, किस जगह को आधार माना जाएगा, तो उसके लिए जो हमारी धरती है, इसके बीचों बीच इंग्लैंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, उस जगह को आधार माना गया। अब सवाल आता है ग्रीनविच को आधार क्यों माना गया। अमेरिका, ब्राजील को भी, भारत को भी आधार माना जा सकता था। 1851 के अंदर उस टाइम पर पूरी दुनिया में किसका बोलबाला था, ब्रिटिशर्स का बोलबाला था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की, औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वो अपने चरम पर थी, और उस टाइम पर पूरी दुनिया में जो सबसे ताकतवर देश था वो थे ब्रिटिशर्स। तो किसको आधार माना जाएगा, जो सबसे ताकतवर होगा, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सबसे ताकतवर होता है उसी का डंका बोलता है। इस जगह को आधार माना गया, ग्रीनविच जगह को। अब इस ग्रीनविच जगह से इसके ईस्ट में, इसके पूर्व में जो जगह होंगी, उन सभी का समय इस ग्रीनविच से क्या होगा, आगे होगा। और जितनी भी जगह इस ग्रीनविच से इस साइड होगी, उनका समय इससे पीछे होगा। यानी ये जो ग्रीनविच यहां पर है, न्यूयॉर्क इससे पीछे एग्जिस्ट करता है, तो न्यूयॉर्क का टाइम ग्रीनविच से कितना, 5 घंटे पीछे आता है, क्योंकि ये उसके पश्चिम में एग्जिस्ट करती है। और जो इंडिया है वो ग्रीनविच से इस साइड एग्जिस्ट करता है, तो ग्रीनविच के अंदर जो टाइम होगा उसके अंदर अगर हम 5 घंटे और प्लस ऐड कर देंगे तो उतना टाइम भारत के अंदर होगा। यानी ग्रीनविच के अंदर अगर 11 बज रहे हैं, इसके अंदर हम 5 ऐड कर देंगे तो भारत के अंदर कितने बज रहे होंगे उस टाइम पर, भारत के अंदर 4 बज रहे होंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्या पूरी दुनिया के अंदर आधार माना गया टाइम के लिए किसको, ग्रीनविच को। क्यों माना गया, क्योंकि 1851 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर देश कौन था, ब्रिटेन। उसके बाद ग्रीनविच से आगे की ओर जो देश एग्जिस्ट करते हैं उस पर, ग्लोब पर, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो पीछे की तरफ एग्जिस्ट करते हैं उनका समय माइनस में होगा। उदाहरण के तौर पर जो न्यूयॉर्क है वो पीछे की तरफ एग्जिस्ट करता है ग्रीनविच से, तो उसका जो समय है न्यूयॉर्क का 5 घंटे पीछे है ग्रीनविच से। तो जो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास आती है, द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच यूके सर्व्स एज द रेफरेंस फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये कथन क्या है हमारा, ये कथन
दिया यार, ये कथन हमारा सही है। जो ग्रीनविच है, जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, इंग्लैंड के अंदर है, उसे ही आधार माना गया है समय, समय का के जो जो, जो अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं उनको तय करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। स्टेटमेंट भी आती है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यानी ये कह रहा है जो धरती के परिक्रमा करने की जो दिशा है वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी पूर्व से, यानी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। जो धरती है वो किस तरफ घूमती है? धरती घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आता है, ये स्टेटमेंट्स हमें कंसाइडर करनी है ओटोमन सीजन के बारे में। ओटोमन सीजन को हम लोग किस सीजन के नाम से भी जानते हैं? पतझड़ के नाम से। तो दिस सीजन इज ऑल्सो नोन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। इस ऋतु को हम लोग दक्षिण पश्चिम ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी स्टेटमेंट भी आता है, इस ऋतु में पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भूमि की ओर चलती है। यानी जो पवनों की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ बताई गई है? बंगाल खाड़ी और अरब सागर से भूमि की तरफ। यानी जो ये पूछ रहा है, इसकी ये जो स्टेटमेंट है कह रही है कि जो पतझड़ का मौसम होता है उस समय पर जो वायु की डायरेक्शन होती है, जो विंड की डायरेक्शन होती है वो होती है समुद्र से धरती की तरफ। स्टेटमेंट की सी कह रही है, इस ऋतु की पहचान मानसून की शुरुआत और उसके प्रगति से होती है। तो इसके हम लोग आंसर्स देखते हैं। जो ओटोमन सीजन होता है वो कब आता है? सबसे पहला सवाल ये आता है। जो ओटोमन सीजन आता है वो आता है जुलाई के एंड, जुलाई और अगस्त के एंड पर। यानी वो समय जब मानसून के जाने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मॉनसून को, ओटोमन सीजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वापसी का मानसून। उसके बाद आता है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का होता है। ऑप्शन बी आता है, ओटोमन में जो पतझड़ का समय होता है उस टाइम पर जो हवाओं की डायरेक्शन होती है, जो विंड की डायरेक्शन होती है वो समुद्र से भूमि की ओर होती है, ना कि भूमि से समुद्र की ओर चलने लगती है। यानी पतझड़ के अंदर जो विंड्स की डायरेक्शन होगी वो समुद्र से भूमि की ओर नहीं बल्कि भूमि से समुद्र की तरफ होगी। और जो पतझड़ का मौसम होता है उस टाइम पर मॉनसून सीजन स्टार्ट नहीं होता, मॉनसून सीजन के जो जाने का समय होता है वो आ जाता है। तो ये हमारे आंसर्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इनमें से कौन सी नदियां जो सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा किस जगह पर है? सुंदरबन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल के अंदर। जो सुंदरबन का डेल्टा होता है उसे कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि डेल्टा क्या होता है? जब नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वो अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग धाराओं में बह जाती हैं। और उस टाइम पर अपने साथ वो जितने भी कंकड़, मिट्टी, अलग अलग टाइप के जितने भी पार्टिकल से लेके जाती है वो उस टाइम पर वहां पर क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं, यानी एक सरफेस बना देते हैं। और उस जगह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस जगह को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो मेट्रोइड्स बर्न्स अप इन दी लेयर ऑन एंट्रिंग फ्रॉम स्पेस, यानी अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं वो धरती के अंदर आते हैं तो इस जल जाते हैं। किस परत के अंदर? इनमें से हमें ऑप्शन बताना है वो कौन सी परत है। यानी धरती से जब आसमान स्पेस से उल्कापिंड आए, मेट्रोइड्स आए, तो वो धरती के अंदर इस एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करते हैं जल जाते हैं। किस वजह से जल जाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से, यानी घर्षण की जो प्रक्रिया होती है उसकी वजह से जल जाते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? रेलवे ट्रैक पर आपने जो रेलगाड़ी होती है उसको भागते हुए देखा होगा तो चिंगारी उठती है, कुछ चिंगारी उठती है। वो चिंगारी किस प्रक्रिया की वजह से उठती है? वो फ्रिक्शन की वजह से, यानी जो घर्षण की प्रक्रिया होती है उसकी वजह से उठती है। ऑप्शन भी आता है हमारे पास, टेम्परेचर डिक्लाइंस विद इंक्रीज हाइट इन दिस लेयर, यानी हमें उस लेयर का नाम बताना है जिसके अंदर ये दोनों की दोनों सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं। पहला ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर स्फीयर यानी शोभमंडल। ऑप्शन बी आता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। ऑप्शन सी आता है हमारे पास मीजोस्फेयर मध्यमंडल। ऑप्शन डी आता है हमारे पास थर्मोस्फेयर यानी थर्मोस्फेयर। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारी धरती होती है, ठीक है। सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। और जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर की तरफ चलने लगते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? हमारा टेम्परेचर कम होने लगता है। तो सबसे पहली बात, जो आंसर हमसे पूछा गया था कि उस लेयर का नाम बताओ जिसके अंदर जो उल्कापिंड होते हैं वो जल जाते हैं, और किस लेयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम हो जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मीजो स्फीयर के अंदर जो उल्कापिंड होते हैं वो जल जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मीजोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इंसोलेशन, यानी जो सौर विकिरण की प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए एयर प्रेशर, वायुदाब। ऑप्शन बी सीजनल विंड्स, मौसमी हवाएं। ऑप्शन सी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर एंड इट गैसेज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जो इंसोलेशन की प्रक्रिया, जो सौर विकिरण की प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है? वो सोलर एनर्जी से संबंधित है। इसे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये सूरज है, ये सूरज का सारा सन का सारा रेडिएशन नीचे आ रहा है। कुछ रेडिएशन होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ रेडिएशन होगा जो हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो सौर विकिरण की प्रक्रिया होती है उसके थ्रू होता है। और जो कुछ हीट होती है, जो कुछ ताप होता है वो ट्रैप हो जाता है। कहां पर ट्रैप हो जाता है? जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, CO2 होती है, मीथेन होती है, उनके अंदर ट्रैप हो जाता है। अब ये जो हीट, ये सारी की सारी तो हमें समझ में आ गई। जो सन है, सन से रेडिएशन आया, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया नीचे जो अर्थ सरफेस था वहां पर। अब जो कुछ हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है। CO2 जो गैसेस थी हमारी, जो मीथेन गैसेस थी, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वहां पर ट्रैप हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है? धरती का तापमान होता है वो बढ़ता है। और इसी धरती के तापमान के बढ़ने की वजह से एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया किस वजह से होती है? जो ताप सूरज से आया वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया पूरे तरीके से, क्योंकि जो CO2 गैसेस थी, जो मीथेन थी, वो सारी की सारी उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं। पिघलने की वजह से जो समुद्र होते हैं उनके अंदर जो पानी का लेवल होता है वो बढ़ता है। और पानी का लेवल बढ़ने से जो कोस्टल एरियाज के अंदर, जो तटीय इलाकों के अंदर क्या होती है? बाढ़ आती है। और हमने इतिहास के अंदर भी देखा कि जब जब समुद्र का पानी का लेवल बढ़ता है, कुछ इलाके होते हैं पानी के अंदर पूरे तरीके से डूब जाते हैं।
बोल दी स्टार्टिंग। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप लोकेश सर नोट्स पर मिल जाएगी, और जैसा आपका फीडबैक रहेगा इस वीडियो के का, उसी के हिसाब से हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन प्लान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।